जादुई गोटेदार लहंगा। ये कहानी है एक प्यारी सी लड़की पारुल की, जो अपने माता पिता के साथ यमुना नदी किनारे बसे आगरा शहर में रहती थी। पारुल के पिता मनोहर एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और माँ सुलेखा एक हाउसवाइफ थी। पारुल को पढ़ाई के साथ साथ डांस का बहुत शौक था। वो अक्सर स्कूल में डांस कंपटीशन में भाग लिया करती थी और प्रथम स्थान प्राप्त करती। पारुल के माता पिता उसकी इस उपलब्धि पर बहुत खुश होते। उनका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था, पर एक दिन दिल का दौरा पड़ने से सुलेखा हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कह गई। माँ सुलेखा की मौत पर पारुल फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पारुल माँ को याद कर अक्सर रोती रहती। बाबा, माँ कहाँ चली गई? मुझे उनकी बहुत याद आती है। बाबा, माँ को वापस लेकर आओ ना। अपनी मासूम बच्ची पारुल की बात का मनोहर के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो अपनी बेटी की हालत को देख बहुत परेशान हो गया। फिर एक दिन पड़ोस में रहने वाली विमला काकी ने मनोहर को समझाते हुए कहा, बेटा मनोहर, अपने आप को संभालो। अभी तुम्हारे ऊपर पारुल बिटिया की जिम्मेदारी है। तू मेरी बात मान तो दूसरी शादी कर ले। इससे पारुल बिटिया को माँ का प्यार मिल जाएगा, वरना माँ के बिना बच्ची बिल्कुल अकेली ही हो जाएगी। काफी सोच और विचार करने के बाद मनोहर ने रचना नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। रचना की पहले पति से अपनी एक बेटी भी थी। नाम था उसका वर्षा। वर्षा दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। रचना और वर्षा दोनों पारुल को देख बहुत जलते थे। मनोहर के काम पर जाने के बाद रचना दिन भर कमरे में आराम करती और बेचारे पारुल से घर का सारा काम करवाती। रचना पारुल को बहुत परेशान किया करती थी, लेकिन जैसे ही मनोहर काम पर से घर लौटता, रचना उसके सामने एक अच्छी माँ होने का दिखावा करती। पारुल बेटी, कहाँ हो तुम? इधर आओ मेरे पास। देखो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी। ये देख मनोहर मन ही मन खुश होते हुए बोला, रचना कितनी अच्छी है। ये मेरी बेटी का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। रचना एक सगी माँ की तरह मेरी बेटी को प्यार करती है। इस तरह मनोहर बेफिक्र होकर अपने काम में व्यस्त हो गया। वहीं रचना का पारुल पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही चला गया। इस बात से पारुल बहुत दुखी रहती। पारुल को डांस का बहुत शौक था, इसलिए सबके सो जाने के बाद वो चोरी छुपे डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीता। पारुल और उसकी सौतेली बहन वर्षा अब बड़ी हो गई थी। वर्षा कॉलेज में पढ़ती थी। वहीं रचना ने पारुल का स्कूल जाना बीच में ही बंद करवाकर उसे घर के कामों में लगा दिया, इसलिए वो आज भी घर के कामों में ही व्यस्त थी। पारुल, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? कितने देर से तुझे आवाज लगा रही हूँ। कहाँ थी तू अब तक? माँ, मैं आंगन की सफाई कर रही थी। तूने अभी तक वर्षा बिटिया को नाश्ता क्यों नहीं दिया? तुझे पता नहीं उसके कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है? माँ, मैंने नाश्ता बना दिया है। बना दिया है तो गर्मा गर्म नाश्ता देती क्यों नहीं? जब देखो सारा दिन भर बस इधर उधर घूमती रहती है। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर मेरी बिटिया को नाश्ता दे। 2 दिन से गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, तूने अभी तक वो भी नहीं धोए। कामचोर कहेगी। ऐसा कहकर रचना अपने कमरे में चली गई। वहीं पारुल ने अपनी सौतेली बहन वर्षा को गर्मा गर्म नाश्ता दिया। नाश्ता करते हुए वर्षा बोली, हाँ, ये भी कोई नाश्ता है? छी, कितना बेस्वाद है। माँ, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ मेरी बिटिया रानी? माँ, देखो ना, इस पारुल की बच्ची ने कितना बकवास नाश्ता बनाया है। मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं कॉलेज की कैंटीन में कुछ खा लूंगी। सत्यानाश हो इस लड़की का, एक भी काम ढंग से नहीं करती। ये लो बेटी 1000 रुपए। तुम्हें कॉलेज जाने में देरी हो रही होगी ना, तुम जाओ, इसकी तो मैं अभी अच्छे से खबर लेती हूँ। वर्षा 1000 रुपए का नोट लेकर खुश होते हुए कॉलेज चली गई। वहीं रचना पारुल पर चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। आज तेरी वजह से मेरा 1000 रुपए का नुकसान हो गया। कहाँ मर गई? आज तेरी खैर नहीं। पारुल बाथरूम में कपड़े धो रही थी। वो बाहर आते हुए बोली, क्या हुआ माँ?
तभी रचना पारुल के गाल पर जोरदार तमाचा मारते हुए बोली, दिन भर मुफ्त का चढ़ती रहती है, लेकिन एक भी काम ढंग से नहीं करती। आज तेरी वजह से मेरी बेटी भूखी ही कॉलेज चली गई। पर माँ, मैंने तो नाश्ता वर्षा की पसंद का ही बनाया था। अगर उसे आज खाना अच्छा नहीं लगा तो इसमें मेरी क्या गलती? वैसे भी घर का सारा काम मैं अकेली ही करती हूँ। क्या कहा तूने? अपनी बकवास बंद कर। मुझसे ज्यादा जवान लड़ाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, समझी? अब जा यहाँ से और जल्दी से घर का सारा काम निपटा। शाम को जब वर्षा कॉलेज से घर लौटी तो खुश होते हुए माँ रचना से बोली, अरे माँ, आपको पता है हमारे शहर में एक हफ्ते बाद डांस कंपटीशन होने वाला है। अरे तो इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? माँ, आप पूरी बात सुनोगी तो खुशी से नाचने लगोगी। आपको पता है शहर के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश ओबरॉय का हैंडसम बेटा राहुल ओबरॉय डांस कंपटीशन में चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। जो डांस कंपटीशन को जीतेगा उसे पूरे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, विजेता को राहुल ओबरॉय के साथ डिनर करने का मौका भी मिलेगा। अरे वाह, ये तो तूने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई। बिटिया, ये कंपटीशन तो तू ही जीतेगी। चल बेटी, मैं तुझे ब्यूटी पार्लर लेकर चलती हूँ। अभी से तू अपना फेशियल करवाना शुरू करवा ले। एक हफ्ते बाद तेरा चेहरा ग्लो करने लगेगा। फिर देखना, बिजनेसमैन का बेटा तुझे देखते ही तुझ पर लट्टू हो जाएगा। दोनों माँ बेटी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। पास में खड़ी पारुल डांस कंपटीशन की बात सुन खुश होते हुए बोली, माँ, मुझे भी डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। मुझे भी डांस करने का बहुत शौक है। देखो माँ, ये मेरी बराबरी करना चाहती है। ये मूंग और मसूर की दाल। डांस कंपटीशन की विजेता मैं ही बनूंगी और राहुल ओबरॉय को अपने रूप के जाल में फंसाकर उससे शादी करूंगी। अब तू खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से। हाँ। पारुल उदास होते हुए अपने कमरे में चली गई। तब रचना बोली, तू चिंता मत कर वर्षा बिटिया, मैं भी देखती हूँ ये मनहूस कैसे कंपटीशन में हिस्सा लेती है। पारुल घर का काम जल्दी खत्म कर हर रोज डांस की प्रैक्टिस करने लगी। फिर देखते ही देखते डांस कंपटीशन का दिन भी आ गया। सुबह सुबह जब पारुल सौतेली माँ रचना के कमरे में चाय लेकर गई, तब जानबूझकर रचना ने पारुल के पैरों में गर्म चाय गिरा दी। पारुल दर्द से बुरी तरह चिल्ला उठी। मेरा पैर! मुझे बहुत जलन हो रही है माँ। ओह हाय राम, मैंने क्या कर दिया? पता नहीं ये चाय तुम्हारे पैर पर कैसे गिर गई। मुझे माफ करना पारुल बिटिया। रो मत बेटी, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद पारुल के पिता मनोहर डॉक्टर को लेकर घर पहुँचे। डॉक्टर ने पारुल के पैरों को जांचा। उसके पैरों में बुरी तरह छाले पड़ चुके थे और वो चल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और आराम करने को कहा। पारुल बहुत दुखी हो गई। उसका बड़ा मन था डांस कंपटीशन में भाग लेने का। मेरा भी बड़ा मन था डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने का। मैं इतने दिनों से डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। रोते नहीं बिटिया, अगली बार भाग ले लेना। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार आ जाएंगे। अभी तुम आराम करो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद लौटूंगा। कुछ देर बाद पारुल को घर में अकेला छोड़ रचना अपनी बेटी वर्षा को अपने साथ लेकर डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा पहुंची। पारुल अकेले कमरे में दर्द से कराहती हुई अपने स्वर्गवासी माँ को याद कर रोने लगी। माँ, अगर तुम यहाँ होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जब तुम थी तो मैं हर डांस कंपटीशन में हिस्सा लेती थी और मुझे तुम कितने प्यार से तैयार करती थी। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? क्यों चली गई? वापस लौट आओ ना माँ। ये कहते हुए पारुल रोने लगी। तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और उसे अपने स्वर्गवासी माँ की आत्मा दिखाई देने लगी। मेरी बच्ची, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, तुम डांस कंपटीशन में जरूर भाग लोगी। पर कैसे माँ? ये देखो माँ, मेरे पैर कितना जल गया है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो बेटी। ये कहते हुए पारुल की स्वर्गवासी माँ के हाथों में एक चमचमाता हुआ गोटेदार लहंगा प्रकट हो गया। ये लो बेटी, इस लहंगे को जल्दी से पहन लो। ये लहंगा जादुई है। अरे वाह माँ, ये तो गोटेदार लहंगा है।
मैंने ऐसा लहंगा पहले कभी नहीं देखा, कितना सुंदर है। बेटी, अब तुम जल्दी से ये लहंगा पहनकर तैयार हो जाओ। डांस कंपटीशन शुरू होने ही वाला है। इस लहंगे को पहनते ही तुम्हारे पैर के छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पारुल ने जैसे ही जादुई गोटेदार लहंगे को पहना, उसके पैरों के सभी छाले ठीक हो गए। ये देख पारुल खुशी से झूम उठी। इतना ही नहीं, पारुल स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह सुंदर लग रही थी। बिटिया, तुम इस जादुई गोटेदार लहंगे में बहुत प्यारी लग रही हो। भगवान तुम्हें सभी मुसीबत से बचाए और सदा तुम्हें खुश रखे। इतना कहकर पारुल की माँ सुलेखा की आत्मा गायब हो गई। उसके बाद पारुल जादुई लहंगे के जादू से डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने पलक झपकते ही जा पहुंची। डांस कंपटीशन शुरू हो चुका था। जैसे ही पारुल डांस करने स्टेज पर पहुंची, सभी लोग उसकी सुंदरता की खूब तारीफ करने लगे। और जब पारुल ने डांस करना शुरू किया, सभी उसका सुंदर डांस देख हैरान रह गए। यहाँ तक कि जज बनकर आए बिजनेसमैन का बेटा विवेक ओबरॉय भी पारुल की सुंदरता और डांस देखकर उस पर मोहित हो गया और उसे अपना दिल दे बैठा। वहीं रचना और उसकी बेटी वर्षा पारुल को वहां देख जल भुन गई। इतनी सुंदर लड़की आखिर है कौन? ये तो दिखने में पारुल जैसी लग रही है। माँ, जरा ध्यान से देखो, ये पारुल ही है। क्या? पर इस करमचली का पैर कैसे ठीक हो गया? और इसके पास इतना सुंदर गोटेदार लहंगा आया कहाँ से? अब मेरा क्या होगा माँ? सब लोग तो उसका डांस देखकर तालियां बजा रहे हैं। विवेक ओबरॉय भी बस उसी को देखे जा रहा है। दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर ही रही थी। तभी डांस खत्म होते ही विवेक ओबरॉय ने स्टेज पर जाकर पारुल को डांस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। ये देख दोनों माँ बेटी मुंह बनाते हुए घर वापस लौट आई। फिर अगली सुबह विवेक ओबरॉय अपने पिता मुकेश ओबरॉय के साथ एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर पारुल के घर गए और पारुल के पिता मनोहर से मुकेश ओबरॉय ने अपने बेटे विवेक ओबरॉय के लिए उनकी बेटी पारुल का हाथ मांगा। इतने बड़े घर का रिश्ता खुद घर चलकर आता देख मनोहर फूला ना समाया और रिश्ते के लिए खुशी खुशी हाँ कर दी। और कुछ दिनों बाद पारुल और विवेक की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो गई। वहीं दूसरी ओर पारुल की सौतेली माँ रचना और सौतेली बहन वर्षा दोनों हाथ मलती रह गई। नीले आंखों वाली बदसूरत सिंड्रेला परी। बहुत समय पहले की बात है। परी लोग की दुनिया में फ्लोरा नाम की रानी परी रहती थी। रानी परी की एक बेटी थी, सेलिना। सेलिना बहुत ही खूबसूरत थी। अपने लाल बालों और हरी आंखों पर सेलिना को बहुत घमंड था। सेलिना परी बाकी परियों के साथ ज्यादातर वक्त परीलोक के बगीचे में बिताती थी। सभी परियां उसकी सुंदरता की अक्सर तारीफ करती थी। सेलिना परी को अपनी सुंदरता की तारीफ सुनना बेहद पसंद था। गुजरते वक्त के साथ सेलिना परी का घमंड भी बढ़ता चला गया। अब वो सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं किया करती। रानी परी फ्लोरा अपनी बेटी सेलिना के इस बर्ताव से बहुत दुखी रहती और उसे खूब समझाती, लेकिन सेलिना परी सभी बातों को अनसुना कर अपने घमंड में चूर रहती। एक दिन की बात है, रानी परी फ्लोरा बगीचे में टहल रही थी। तभी उनकी नजर बगीचे में लगे आकर्षक नीले फूलों पर गई। उन नीले फूलों को देखकर रानी परी बोली, ओह, कितने सुंदर फूल हैं। काश मेरी एक बेटी होती जिसकी नीली आंखें हो और वो दिल की बहुत ही सुंदर हो। हे परियों की राजमाता, मेरी विनती सुन लो। रानी परी फ्लोरा के इतना बोलते ही एक चमत्कार हुआ और तेज रोशनी के साथ उनकी गोद में एक नीली आंखों वाली नन्ही सी परी प्रकट हो गई, जिसे देख रानी परी बोली, ओह, परियों की राजमाता ने मेरी पुकार सुन ली। मेरी बच्ची कितनी सुंदर है, नीली आंखें और सुनहरे बाल। तुम कितनी प्यारी हो। मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ सिंड्रेला। तुम बिल्कुल उन नीले फूलों की तरह सुंदर और कोमल हो। सिंड्रेला परी का दिल बहुत अच्छा था और वो बहुत प्यारी थी। वो अपनी बहन सेलिना परी से बिल्कुल अलग थी। सिंड्रेला परी अपनी रानी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। उसे अपनी बड़ी बहन से भी बहुत प्यार था, पर सेलिना परी के मन में सिंड्रेला के लिए जरा सा भी प्यार नहीं था। वो सिंड्रेला परी की खूबसूरती से बहुत ही जलती थी।
सेलिना परी हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि सिंड्रेला परी कभी भी महल से बाहर ना जाए, ताकि कोई भी सिंड्रेला परी की खूबसूरती ना देख पाए। इसलिए वो सिंड्रेला परी को बाहर जाने से रोका करती और उससे हमेशा झूठ बोलती। तुम कभी महल से बाहर कदम मत रखना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं, अगर तुम बाहर जाओगी तो लोग तुम पर काला जादू कर देंगे। सिंड्रेला परी अपनी बहन की हर बात मानती थी। वो वही करती जो वो कहती थी। रानी परी फ्लोरा भी यही चाहती थी कि सिंड्रेला परी महल से बाहर ना जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सिंड्रेला परी भी सेलिना परी की तरह घमंडी ना बन जाए। एक दिन की बात है, सिंड्रेला परी राजमहल के बगीचे में खेल रही थी। तभी उसने एक प्यारी सी तितली को बगीचे में उड़ते हुए देखा। वाओ, कितनी प्यारी तितली है, मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत तितली कभी नहीं देखी। ये कहते हुए सिंड्रेला उस तितली का पीछा करने लगी। वो आकर्षक तितली की खूबसूरती में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब परी महल से बाहर दूर निकल गई। लेकिन कुछ ही पल में वो तितली गायब हो गई। अरे, वो तितली कहाँ गई? अभी तो यही थी। सिंड्रेला परी यहाँ वहाँ हैरानी से उस तितली को ढूंढ ही रही थी कि तभी परीलोक की परियों ने सिंड्रेला परी को चारों ओर से घेर लिया और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। ये देख सिंड्रेला परी घबरा गई। मुझे महल वापस लौट जाना चाहिए, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहते हुए सिंड्रेला परी महल की ओर जाने लगी, लेकिन सिंड्रेला परी महल जाने का रास्ता भूल गई और गलत दिशा की ओर जा पहुंची। वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो एक सुनसान जंगल में पहुंच गई। वो जल्दबाजी में अपने कदम बढ़ा रही थी कि तभी अचानक वो एक गहरे सुरंग में जा गिरी। आह! कोई बचाओ मुझे! लेकिन उस जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो इतना गहरा सुरंग था कि वो नीचे और नीचे जाती रही। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो ऐसी जगह थी जहाँ अजीब किस्म के पेड़ पौधे और फूल दिखाई दे रहे थे। मैं कहाँ आ गई हूँ? ये जगह बहुत ही अजीब है। सिंड्रेला परी उस अजीब जगह में इधर उधर भटक रही थी कि तभी उसे एक खूबसूरत हवेली दिखाई दी, जहाँ सुमोना नाम की एक बुरी जादूगरनी रहती थी। सिंड्रेला परी घबराते हुए हवेली के अंदर दाखिल होने ही वाली थी कि तभी सुमोना जादूगरनी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। मेरा नाम सिंड्रेला परी है। मैं दरअसल एक गहरी सुरंग में गिर गई थी और यहाँ पहुँच गई। मैं वापस अपने महल जाना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मदद? मैं भला तुम्हारी मदद क्यों करूँ? मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। मुझे घर का सारा काम करना आता है। मैं आपका सारा काम करूँगी, बस आप मुझे वापस महल जाने का रास्ता बता दीजिए। सिंड्रेला परी की बात सुन जादूगरनी सुमोना मन ही मन में सोचने लगी कि उसे मुफ्त में एक नौकरानी मिल जाएगी। फिर वो बोली, ठीक है, तुम कुछ दिन मेरे यहाँ काम करो। अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हें वापस परी महल भेजने में तुम्हारी मदद करूँगी। अच्छा ठीक है, मुझे आपकी बात मंजूर है। पर मेरी एक और शर्त भी है। वो ये है कि तुम्हें यहाँ एक बदसूरत लड़की बनकर रहना होगा, क्योंकि कोई भी खूबसूरत चीज मैं अपने बेटे के नजदीक नहीं आने दूंगी, क्योंकि उसे उससे प्यार हो जाएगा और वो मुझे छोड़ देगा। लेकिन रात को मेरे बेटे के सो जाने के बाद तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगी। ये सुन सिंड्रेला परी थोड़ा हिचकिचाई और जादूगरनी की बात मान गई। फिर जादूगरनी ने उस पर काला जादू किया और वो देखते ही देखते नीली आंखों वाली बदसूरत लड़की में बदल गई। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ और जाकर मेरे बेटे का कमरा साफ करो। सिंड्रेला ने हाँ में सिर हिलाया और जैसे ही वो महल के अंदर गई तब उसने खाने की टेबल पर एक सुंदर नौजवान को खाना खाते हुए देखा। सिंड्रेला वहाँ रुकी और उसे देखने लगी। तभी वहाँ अचानक से जादूगरनी सुमोना प्रकट हुई और सिंड्रेला से बोली, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने मेरे बेटे की कमरे की सफाई करने के लिए कहा था। पर आप यहाँ अचानक कैसे? आप तो हवेली के बाहर थी ना?
लगता है तुम भूल गई, मैं जादूगरनी हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ और ये मेरा बेटा विराट है। अब जाओ यहाँ से और जाकर जो काम कहा है वो करो। जी जादूगरनी, जा रही हूँ। जब सिंड्रेला कमरे में जा रही थी तब उसने उन दोनों की बातें सुन ली। माँ, क्या मैं कल बाहर घूमने जा सकता हूँ? मैं सच में बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे डर है अगर तुम बाहर गए तो तुम मुझे छोड़ दोगे। अगले कुछ दिन सिंड्रेला ने जादूगरनी सुमोना के घर में एक नौकरानी की तरह काम किया। धीरे धीरे वो विराट की ओर आकर्षित हो गई और मन ही मन उसे पसंद करने लगी। वो सारा दिन भर जादूगरनी के बेटे विराट के बारे में सोचती रहती। जादूगरनी का बेटा कितना सुंदर है, काश मैं उसे अपने हाथों से एक खूबसूरत फूलों की माला दे पाती। ऐसा सोचकर सिंड्रेला ने एक दिन बगीचे में जाकर रंग बिरंगे फूलों की एक माला बनाई और रात होने का इंतजार करने लगी। रात को जादूगरनी सुमोना के सो जाने के बाद सिंड्रेला अपने असली रूप में आकर फूलों की माला लिए चुपचाप विराट के कमरे में दाखिल हुई। फिर फूलों की माला विराट के तकिए के पास रख उसे निहारने लगी और फिर चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन सुबह जब विराट सोकर उठा तो उसे लगा जैसे उसने कोई सपना देखा। बड़ी अजीब बात है, आज मैंने सपने में एक नीली आंखों वाली परी को देखा। उसने मुझे फूलों की माला दी थी। ये कहते हुए विराट की नजर तकिए के पास रखी फूलों की माला पर गई। उन फूलों की माला को देख विराट ने कहा, ओह, इसका मतलब वो सपना नहीं था, वो सचमुच की परी थी। मैं अभी जाकर नीली आंखों वाली परी को ढूंढूंगा जिसने मुझे ये सुंदर माला दी है। इतना बोलकर विराट अपनी जादूगरनी माँ को बिना बताए चुपचाप घोड़े पर सवार हुआ और नीली आंखों वाली परी को ढूंढने के लिए पहली बार हवेली के बाहर कदम रखा। काफी दूर चलने के बाद वो मन ही मन बोला, मुझे पता है वो परी मेरी हवेली के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे उसे ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना होगा। विराट अपने सपनों की राजकुमारी नीली आंखों वाली परी को ढूंढने काफी दूर निकल गया। दूसरी ओर सिंड्रेला ने विराट को हवेली से निकलते देख लिया था। वो भी विराट का पीछा करते करते जंगल से दूर नदी किनारे जा पहुंची। इत्तेफाक से सेलिना परी नदी किनारे अकेले ही पानी में अपनी छवि निहार रही थी। अपनी बहन सेलिना को देख सिंड्रेला फौरन उसके पास गई और बोली, मेरी प्यारी बहन, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। मैं सिंड्रेला हूँ। क्या कहा? तुम सिंड्रेला हो? पर तुम इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये सब जादूगरनी के काले जादू की वजह से हुआ है। प्लीज इस काले जादू को तोड़ दो। सेलिना अपनी बहन सिंड्रेला को एक बदसूरत लड़की में देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत परी बनकर रहना चाहती थी। वो बोली, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जाओ यहाँ से। मेरी प्यारी बहन, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे रानी माँ के पास ले चलो। सेलिना ने गुस्से से सिंड्रेला को जोर का धक्का दिया और वो दूर जा गिरी। तभी अचानक विराट वहां आ पहुंचा और सिंड्रेला का हाथ थामते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? विराट के छूते ही सिंड्रेला परी काले जादू से आजाद हो गई और वो अपने असली रूप में वापस आ गई। अपने सपनों की नीली आंखों वाली परी को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे, तुम तो हवेली में काम करने वाली नौकरानी थी ना? तुम परी में कैसे बदल गई? मैं वाकई में एक परी ही हूँ। दरअसल तुम्हारी जादूगरनी माँ ने अपने काले जादू से मुझे एक बदसूरत लड़की में बदल दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी खूबसूरत चीज तुम्हारे करीब आए। ये कहते हुए सिंड्रेला ने विराट को सारी बात बताई। ये सब सुन विराट हैरान रह गया और दुखी होते हुए बोला, मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा। माना कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम तभी खुश रह सकोगे जब तुम उन्हें माफ कर दोगे। सिंड्रेला को पहले जैसा खूबसूरत देख नदी किनारे खड़ी सेलिना गुस्से से तिलमिला गई। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो नदी में जा गिरी और डूबने लगी। अपनी बहन को मुसीबत में देख सिंड्रेला नदी में कूद गई और सेलिना को डूबने से बचा लिया। सेलिना पुरी को अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ
और उसने रोते हुए सिंड्रेला से माफी मांगी। तब सिंड्रेला बोली, मुझे पता है मेरी प्यारी बहन सेलिना, तुम्हारे दिल के कोने में मेरे लिए बहुत प्यार छुपा है। मैं जानती हूँ मेरी बहन दुनिया की सबसे प्यारी बहन है। ओह मेरी प्यारी बहन, मैं अपनी खूबसूरती के घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि तुमसे हमेशा जलती रही। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। ये कहते हुए सेलिना ने सिंड्रेला को गले से लगा लिया। इस तरह दोनों बहनें एक हो गई। और वहीं विराट ने भी हवेली लौटकर अपनी माँ से बात की। जादूगरनी सुमोना को भी अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने भी अपने बेटे से माफी मांगी। कोई बात नहीं माँ, मेरे दिल में हमेशा आपके लिए प्यार रहेगा। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। फिर विराट और सिंड्रेला परी ने एक दूसरे को अपने दिल का हाल बताया और बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। दूसरी तरफ सेलिना परी का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वो अब सबसे प्यार से बातें करने लगी थी और वहीं रानी परी फ्लोरा को अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तो देखा दोस्तों आपने, हमें कभी भी खूबसूरती पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर दिल अच्छा होगा तो आप सबको खूबसूरत लगोगे।